नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 48 मिनट का भाषण दिया। दोनों जगह का मिला करके 48 मिनट का भाषण, 48 मिनट कुछ सेकंड का भाषण दिया। 48 मिनट में राहुल गांधी ने मोदी को दसों दिशाओं से घेर लिया। सामान्य तौर पर लोग 4 दिशाओं की बात करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन कुल 10 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के बीच में 4 और दिशाएं और ऊपर और नीचे कुल 10 दिशाएं मानी जाती हैं कि कुल 10 दिशाएं हैं। दसों दिशाओं से घेरा और कहते हैं ना कि आज एटम बम गिराएंगे, हाइड्रोजन बम गिराएंगे। एक ही दिन में सीरियल बम्बार्डमेंट किया है। 10 दिशाओं से अगर कहें तो 10 अटैक और एक्सपोज करके रख दिया। अडानी, ट्रंप, अंबानी, ड्रामा, इवेंट, नाटक, नौटंकी, सब कुछ खोल करके रख दिया और ओपन चैलेंज दिया है, खुला चैलेंज दिया। चैलेंज की बात तो हम एक शो में कर चुके, लेकिन जो 10 दिशाएं और 10 बम्बार्डमेंट, 10 अटैक हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको 10 के 10 दिखाएंगे। सीधा कह सकते हैं कि 48 मिनट के 10 ऐसे क्लिप्स जिनका सामना मोदी के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा है। हर क्लिप के बाद, मतलब हर उस अटैक के बाद उस पर एक छोटा सा रिएक्शन भाव का होगा। थोड़ा आज फॉर्मेट चेंज, एक साथ दिखाने के बजाय एक एक दिखाएंगे। एक क्लिप, उस पर जो है एनालिसिस, दूसरी क्लिप और शॉर्ट एनालिसिस, छोटे छोटे। तो भाव को ले आइए और शुरू करें बस, क्योंकि वक्त कम है और इसमें काम ज्यादा है। स्वागत है भाव, पहली क्लिप प्ले कर दीजिए। कोई भूमिका नहीं, सीधा प्ले। महागठबंधन की सरकार जो बनेगी, ये आप अच्छी तरह सुनिए, ये हर जात की, हर धर्म की सरकार होगी। इसमें हर जात के लिए, हर धर्म के लिए जगह होगी और इज्जत होगी। चाहे ईबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, दलित हो, महादलित हो, माइनॉरिटी हो, गरीब जनरल कास्ट के लोग हो, ये सबकी सरकार बनेगी और इसका काम बिहार को एक बार फिर विकास की पटरी पर लाने का होगा। हमने अति पिछड़ों के लिए, ईबीसी वर्ग के लिए हमने स्पेशल मैनिफेस्टो बनाया है। हमारी गारंटी है, उसे हम पूरा करके लागू करके दिखाएंगे। हर धर्म के लिए होगी सरकार और हर जाति के लिए होगी सरकार। इसमें मोदी का नाम कहीं नहीं आया। लोग कहेंगे कि मोदी का नाम नहीं है तो अटैक कैसे? सबसे बड़ा अटैक तो मुझे लगता है भाव, क्या यही नहीं है कि हर धर्म और हर जाति के लिए सरकार होगी? देखिए, लगातार जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हुई, चेहरे घोषित हुए, तब मुकेश साहनी के बाद लगातार पूरे जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो जमात मुसलमानों को कोसती है, वो चिंता में पड़ गई कि मुसलमान का नाम क्यों नहीं लिया। तब आई बात कि भैया 3 और उप मुख्यमंत्री होंगे, दलित भी होंगे, सवर्ण भी होगा, मुसलमान भी होगा, ओबीसी मुख्यमंत्री है और एक ईबीसी वाला ऑलरेडी उप मुख्यमंत्री घोषित है। हवा निकल गई। जनरली हमने देखा कितने मुसलमानों को बीजेपी ने तो बड़े मुश्किल से एक बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया था शहनवाज हुसैन को, फिर हाशिए पे पड़ गए। केंद्र में, इतने बड़े देश में जहां 20% आबादी मुसलमानों की है, ये बीजेपी ही कहती है, क्या उस 20% आबादी का एक भी मंत्री नहीं बन सकता? ये लोग टिकट तक नहीं देते मुसलमानों को। और यहाँ कहा हर धर्म का, हर जाति का। उनने कहा कि जनरल में जो कमजोर है, जो अति मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा।
ये उस तरफ दिखाते हैं कि जो बोलते हैं कि भाई मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया तो उनको क्यों अनाज मिला हाँ जाए। हाँ। ये भाजपा के बड़े नेताओं का वक्तव्य है, बिहार में है, बंगाल में है, हम्म, कि हाँ, आप लोग तो हमको वोट नहीं देते फिर भी सारे योजनाओं का लाभ उठाते हैं। हम्म, जो नेता बोल रहा था वो अपने बाप का खेती बेच के दे रहा है पैसा योजनाओं का। हम्म, हम्म, अरे तू जिस गाड़ी में घूमता है उसका पेट्रोल भी हम लोगों के पैसे से चलता है। हम्म, संविधान की कसम खा के संविधान की धज्जियां उड़ाना इनका एक पुरानी आदत है। और जब तक आप सभी को साथ में लेके नहीं चलोगे, सिर्फ जुमले में नहीं होना चाहिए ना आशीष, सबका साथ सबका विकास। आप किसको साथ दे रहे हैं? आप धर्मांध को साथ दे रहे हैं? हम्म, आप अंधश्रद्धा को साथ दे रहे हैं? आप विज्ञान को साथ नहीं दे रहे। आप सिर्फ सत्ता के खेल का साथ दे रहे हैं। चुनाव आ गए, किसान बहुत नजदीक आ गए, चुनाव आ गए, आंबेडकर बहुत बड़े हो गए, चुनाव खत्म हो गए, दलितों को घोड़ी पे बैठना मुश्किल है। रामलीला देखने नहीं जा सकता, पीट जाता, बेचारा मर जाता है। तो ये जो पूरा नरेशन है, ये बीजेपी के कोर आइडियोलॉजी को हिट करता है। हाँ एग्जैक्टली, ये कोर सरकार बिहार की होगी, हम्म, ये सरकार बिहार की होगी, नाम के लिए बिहार की नहीं, जो दिल्ली से चलेगी। और हर वर्ग का यदि रिप्रेजेंटेशन होगा मंत्रिमंडल में, तो हर एक को लगता है कि मैं हूं, आई एम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, सबकी सरकार। अगली क्लिप फटाफट लाइए, एक एक क्लिप लाइए। मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं, मोदी जी तो ट्रंप से डरते हैं। 50 बार, सुनो, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि मैंने नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कराया। 50 बार बोला है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकला। उनका अपमान हर रोज ट्रंप कर रहा है, हर रोज अलग अलग देश में जाके वो उसका अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि नरेंद्र मोदी में दम नहीं है, नरेंद्र मोदी को सामने, अपने सामने मैंने झुका दिया। नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार यह नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप उल्टी सीधी बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ऐसा आदमी बिहार में विकास कभी नहीं ला सकता, जिसमें इतनी शक्ति नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि भैया आप झूठ बोल रहे हो। मुंह पे अगर जो नहीं कह सकता है, वो बिहार में कुछ नहीं कर सकता। 1971 के बांग्लादेश लड़ाई में इंदिरा गांधी ने कह दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति से, साफ कह दिया था, हम तुमसे नहीं डरते। प्रधानमंत्री का वो मतलब होता है। 50 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भैया नरेंद्र मोदी को तो मैंने डरा दिया। 50 बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, आज बोला फिर से कि मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और कहा कि भैया ऑपरेशन सिंदूर को रोको, और ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। उसने बोला है 50 बार। हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायु सेना के बारे में बोल रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, दम नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आज जब वो बिहार आए, कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। चैलेंज करता हूं, नहीं कर सकता, दम नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज, ये बहुत बड़ा मिसाइल। आशीष उन्होंने जो कहा वो दिखता है, देश सुन रहा है, सारी दुनिया सुन रही है। उसने नोबेल का पीस पारितोषिक के लिए अपना नाम उछाला इसी बात को लेके कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैंने परमाणु युद्ध होने नहीं दिया, मैंने युद्ध रोका। वो 10 बार बोल रहा है। वो भारत के सामने भारत के तमाम मित्रों की बेइज्जती करता है। बोला ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स हमारा है। कोई कैसा कैसा बोलता है कि ब्रिक्स मृत प्राय है।
कहीं कोई हमारे मुंह पे बोल दे कि तुम्हारा न्यूज लॉन्चर मर गया है, गला नहीं पकड़ लेंगे? हम डरपोक थोड़ी है, मोदी थोड़ी है। आप इमेजिन करिए, जब से सीज फायर हुआ तब से आदमी 1 to 1 मिला नहीं ट्रंप से। हाँ। ये G7 जाता है तो वो G7 निकल गया, वो उसको बुलाता है तो ये जाता नहीं। और टेलीफोन में आंखों में आंखें डाल के, टेलीफोन में आंखों में आंखें डाल के धमकाता है, और धमकी का रिएक्शन ये है कि फिर वो फिर बोलता है कि मैं नहीं रुक पाया। कल फिर बोला, सही कह रहे राहुल गांधी। आप बार बार बोलते हो कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तीसरे देश ने कुछ नहीं किया। कौन तीसरा देश? वो भारत का नाम लेता है, वो टैक्स टेरर बोलता है भारत को, और आप चुपचाप। अरे उसको देखो, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, युद्ध से रक्त-रंजित है वो, और वो फिर भी लड़ भिड़ा वो ट्रंप को व्हाइट हाउस में। साउथ अफ्रीका का राष्ट्राध्यक्ष लड़ पड़ा, फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष ने चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप करवाए, ओए भाई झूठ मत बोल, ये होता है। उसने जब बोला कि यूक्रेन को तो हमने मदद की, यूरोपियन यूनियन ने तो उसको कर्जा दिया, उन्हें कहा कि डोंट लाई, आपने कर्जा दिया और आप कर्जा वसूली के लिए उस पर दबाव डाल रहे हो, हमने तो मदद ही की है, झूठ मत बोलिए। और ट्रंप ऐसा करके चुप हो गया। व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस बायकॉट करने की औकात थी उस महिला में, जिसका नाम इंदिरा गांधी था। 10 बार बोलने के बाद भी 7वां बेड़ा भेज दिया भारत को डराने के लिए, फिर भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर। अरे भाई, सीज फायर पहले कैसे ट्रंप को पता पड़ गया? पहला ट्वीट उसका आता है, दूसरा ट्वीट प्राइम मिनिस्टर का आता है पाकिस्तान के, फिर उसके आधे घंटे बाद आपका आदमी आके प्रेस ब्रीफ करके जाता है। कैसे उन्होंने एक फोन किया और आपने मान लिया? क्या मेरी उन बहनों ने एक बार बोलने के बाद क्या उन बंदूक वालों ने, क्या आतंकियों ने क्या मारना बंद कर दिया? गिड़गिड़ाए तो मेरी बहनें भी थी कि मत मारो हमारे सुहाग को। तब शर्म नहीं आई? निर्लज, इतने निर्लज हो गए हो आप। एक फोन आ गया, सुन लिए। फोन करने वाला कौन लगता है अपना? जीजा लगता है, ससुर लगता है, बाप है हमारा वो पाकिस्तान नापाक, जिसको मेरी फौज रोज के आई, शहादत हुई है उसमें भी हमारी, सिविलियंस भी गए हैं, कुछ फौज के लोग भी गए हैं। उनकी शहादत की कोई कीमत नहीं। उनने फोन किया और आप मान गए। किस टर्म्स पे मान गए ये बताने को तैयार नहीं है। एग्जैक्टली बस ये जो उसको आपने मिलने को कहा, तैयार नहीं है। मेरे कोई भी आदमी होता है एक, जिसको देश के प्रति अस्मिता है और जो निडर है। निडर होने के लिए आशीष 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, निडर होने के लिए कलेजा चाहिए। 56 इंच के उस पिंजरे में सीने के कलेजा ही ना हो तो उसे डरपोक कहते हैं। कलेजा चाहिए। एक आध आदमी तो चांस ढूंढता कहां मिलता है ये, और वही बोलता कि ये ट्रंप बैठे बार बार झूठ बोलते हैं, बताइए इनको, या हमारे देश में इंटरफेयर करते हैं। औकात नहीं है। जहां ट्रंप जाता वहां जाते ही नहीं है। और मेन जाते बात जो राहुल डर ने के मारे कहा, नहीं जाते, क्योंकि बिल्कुल। ट्रंप, देखिए ट्रंप तो हाथ पकड़ के बोलेगा, बताओ मैंने करा कि नहीं सीज फायर, बताओ। फिर क्या हाँ, कहेंगे? सीज फायर का ऐलान भारत पाकिस्तान के बीच, सीज फायर का ऐलान अमेरिका से हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया। और दूसरी बात, एक ही बात मैं कई बार कहा, इजराइल और हमास के बीच सीज फायर, शर्म शेख, टर्म कंडीशन, सीज फायर की एक एक टर्म कंडीशन, डेड बॉडी वापस, जिंदा वापस, हम ये करेंगे तुम ये करोगे। पाकिस्तान हमने क्या किया? अफगानिस्तान में शुरू हुआ, पाकिस्तान अफगानिस्तान में सीज फायर के लिए वार्ता चल रही है, कई लेवल हाँ? की टर्म कंडीशन फिक्स हो। आज तक हमारे देश के सीज फायर का कोई टर्म कंडीशन नहीं, और कल सीज फायर वायोलेशन पाकिस्तान ने किया, मोर्टार से फायरिंग की है। खैर, अगली क्लिप पर आते हैं, अगली क्लिप पर। ये एक एक क्लिप लंबे चर्चा का विषय है, लेकिन एक एक पर आते हैं, प्ले करिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अंबानी की शादी हुई? देखी आपने? देखी ना? नरेंद्र मोदी गया था,
राहुल गांधी गया? क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं गया? नरेंद्र मोदी क्यों गया? बात आप समझिए। नरेंद्र मोदी जी उनका औजार है। आप मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी जी आपके चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी जी अंबानी अदानी के औजार हैं। वो उनके लिए रास्ता खोलते हैं। जीएसटी उनके लिए, नोटबंदी उनके लिए, 1 रुपए में जमीन, बिहार की जमीन उनके लिए, धारावी की जमीन उनके लिए। भाऊ, औजार, प्रधानमंत्री का नया नामकरण है औजार। ये भी बड़ा जोरदार अटैक है। देखिए, ये तो उद्योगपति की सरकार है। मैं और मेरे 2 लाल, ठीक है, मैं और मेरे 2, ये धीरूभाई अंबानी, मतलब अंबानी ग्रुप, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो क्या अमृत प्राय हो गए अभी बेचारे, और अडानी, इन दोनों के लिए क्या क्या नहीं किया गया। और उन्होंने सही कहा कि मैं नहीं गया, मुझे उचित नहीं लगा। जिस देश में 85 करोड़ लोग सरकारी अनाज के भीख पे जिंदा हो, उन्हें यदि अनाज नहीं मिला तो वो भूखे सोते हैं रात को। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, खुद बताया। भारत की कंडीशन मैंने नहीं। उस देश का प्रधानमंत्री किसी के बुलावे पे, अब मैं देखिए, 2 इसके पहलू है आशीष जी। अंबानी ने अपने बेटी की शादी 5,000 करोड़ भी खर्चा किए तो वो उसका पैसा है, वो उसके बेटी की शादी है, वो करें, उसमें कोई नहीं। लेकिन कई जगह हम अवॉइड करते हैं। घर में यदि मृत्यु हो गया और किसी का दूसरे दिन बर्थडे सेलिब्रेशन है सोसाइटी में, बुलाने के बाद भी जाता नहीं आदमी, बोलते यार उनके यहाँ भी मृत्यु हुआ है, वो नहीं आएंगे। जिस देश में 81 करोड़ लोग भूखे सोते हो, उस देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े न्योते में चला जाता है, शादी में चला जाता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल शादी अटेंड करना जरूरी है। ये मोदी जी के घर की शादी थी, तो घर के शादी में तो जाएगा आदमी। राहुल गांधी का घर वो लोग हैं जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे जिंदा है। इसलिए कभी वो कुली के पास जाता है, कभी मोची के पास बैठता है, कभी जिलेबी वाले के पास पहुंचता है, कभी खेत में काम करने वाले महिलाओं के बीच में जाके बात करता है। उसको लगता है वो परिवार है, और इनके परिवार बड़े बड़े हैं। इनको दुख ये होता है कि भाई जो करीना कपूर जो है वो अपने बेटे को लेके नहीं आई। तैमूर के बेटे बगैर को लेके आती है, तैमूर के बगैर आई तो नहीं तो मैं सबकी एक हो जाता कि मैं पिता को भी मिला, ग्रैंडफादर को भी मिला और बच्चे को भी मिला। लेकिन मणिपुर में जिन महिलाओं की, जिनके पति देश की सुरक्षा के लिए अपना खून पसीना दे रहे थे बॉर्डर पे, और उनकी पत्नियों को नग्न करके रास्ते पे घुमाया जा रहा था, वहां प्रधानमंत्री नहीं गए। जहां सिंदूर लूटा गया, जहां मतलब खून की होली खेली गई पहलगाम में, प्रधानमंत्री विदेश से आए तो मुझे लगा सबसे पहले पहलगाम जाएंगे, नहीं गए। वो बिहार गए चुनाव में भाषण देने, वो चुनावी रैली से वो ललकारते हैं भारत पाकिस्तान को। और नहीं तो क्या है, ये देश ही 2 उद्योगपतियों के लिए चल रहा है। ये बात मानिए आप 1 रुपए में जरा जमीन खरीद के देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट लेके जाइए बिहार में, 1 रुपया तो दुकानदार वापस नहीं करता, उसकी जगह टॉफी देता है। टॉफी, एक टॉफी कीमत में उतनी जमीन आई है। खैर, मोदी जी का परिवार अगर देश में गिनना हो आप लोगों को, मैं दर्शकों को बता दूं, तो बस आपको देखना है कि किसके नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा है।
जिनके भी नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार है, +2 कर दीजिए, मोदी का पूरा परिवार आप गिन सकते हैं, +2 कर दीजिए, जो 2 नाम लिया है राहुल गांधी ने। अगली क्लिप प्ले करिए। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। ये राजनीति में मुद्रा के आविष्कारक पर ये बहुत बड़ा प्रहार था। हाँ। कि नचवा लो मंच पे अगर चुनाव में। सियासत तो में है मुद्रा के देखिए आविष्कारक। क्या है आशीष, अलग अलग राज्य में जाके अपना उसको इतिहास बताते हैं। कुछ और नहीं मिला तो चेतक की माँ गुजराती थी, महाराणा प्रताप के घोड़ा जो था चेतक, उसकी माँ गुजराती थी। इससे भी अपने आप को जोड़ने में ये आदमी कम नहीं। दाढ़ी बढ़ा के बंगाल का चुनाव करवाते हैं, उनको लगता है रविंद्रनाथ ठाकुर समझते लोग मुझे। अलग अलग फेटे पहनते हैं। एक राज्य बताइए जिनका यहाँ संबंध नहीं है। ग्वालियर में जाके कहते हैं कि भैया हमारे दामाद है यहाँ पे, क्योंकि ज्योतिरादित्य की बीवी जो है वो बड़ौदा गुजरात से आती है, तो ये हमारे दामाद है। कहाँ कहाँ नहीं। ये सारा जोड़ना तोड़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि बाकी आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं, तो आपको इधर उधर से घेरना पड़ता है। उनने सही कहा, नतमस्तक हो जाएंगे, छठ के लिए पूजा, छठ की पूजा करेंगे। ये तो क्या हुआ, इसने फंसा दिया रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता जी को लगा कि अभी वो मुख्यमंत्री बन गई तो बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन गई और बहुत बड़ी खिलाड़ी बन गई है। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी जितनी उम्र नहीं है उतना काम करने वाले पत्रकार बैठे दिल्ली में, उतने एक्सपीरियंस वाले। और नकली यमुना पकड़ी गई इसलिए गए नहीं तो उस दिन छठ पूजा का भी आपको आनंद मिलता। छठ पूजा का आनंद मिलता। आपने वो जो आसाराम बापू जेल में उसके साथ वाला भी देखा होगा आपने। ए भावा ओ भावा ओ भावा, ये जाते हैं हरियाणा तो डेरा सच्चा सौदा को नमन करते हैं, वो भी वीडियो देखा होगा आपने। राहुल गांधी ने सही कहा। यदि किसी ने कहा कि भोजपुरी गाना गाएंगे आपके 2 सांसद, रिंकिया के पापा और बाकी लोग, और उस पर आप एक ठुमका लगा देंगे तो साहब यहाँ पे पूरा पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाएगा, तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, और वो सत्ता 2 लोगों के लिए चाहिए। दोनों संयोग से गुजराती है। इन 2 गुजरातियों के लिए, उन 2 गुजरातियों के लिए सत्ता, 2 गुजरातियों के लिए सत्ता चाहिए। हम 2 हमारे 2। चलिए अगली क्लिप लाइए, प्ले करिए अगली क्लिप। अमित शाह ने कहा कि जमीन की कमी है, कहा ना। अच्छा बताओ भैया, जमीन की कमी है तो अदानी को 1 रुपए में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहारी जमीन नहीं है क्या? कि वो किसान, बिहार के किसान की जमीन नहीं है क्या? जब अंबानी अदानी को जमीन देनी होती है तो जमीन मिल जाती है। जब किसान से जमीन छीननी होती है 2 मिनट में इनको जमीन मिल जाती है। मगर जब किसान कहता है कि मेरे बच्चे को सपना देखना है, रोजगार का सपना देखना है,
मेरे बच्चे को बिजनेस चलाना है, कारखाना खोलना है, फैक्ट्री खोलनी है, तो अमित शाह कहते हैं भैया बिहार में जमीन नहीं। धारावी में मैं गया, आपके लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लाखों करोड़ रुपए की जमीन है, वो सारी की सारी जमीन छीनकर अदानी को दी जा रही है। सारी की सारी जमीन, धारावी की जमीन अदानी जी को डेवलप करने के लिए दी जा रही है। इसे यह विकास कहते हैं। जो भी अदानी और अंबानी को दिया जाता है उसे विकास कहा जाता है। उनका जितना कर्जा माफ करना है करा देंगे। बिहार के किसानों का कर्जा माफ किया, बिहार के किसान को सही रेट दिया ना, और फिर आके कहते हैं कि जमीन नहीं है। कैसे देखिए, आखिर ये दोनों जमीन का मामला, जमीन जमीन का मामला तो अमित शाह जी ने फंसा दिया बीजेपी को बुरी तरह से, ये बोल के कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, जबकि आपने हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को दी है, 1 रुपए एकड़। यह मामला ताजा ताजा था, इसलिए हिट करता है। उन्होंने बिल्कुल बात सही कही कि यह विकास किसको कहते हैं। ये अडानी और अंबानी के बड़े होने को विकास कहते हैं, क्योंकि इनको अडानी और अंबानी में ही, एक आंख में अडानी और एक आंख में अंबानी दिखता है, इसी में इनका भारत पूर्ण होता है, जिसका विजन ही नहीं आगे। एक और हमारे यूट्यूबर है जो सबसे बड़ा यूट्यूब होने का दावा करते हैं, वो मोदी को दिन रात गाली देते हैं, लेकिन अडानी को विकास कहते हैं देश का। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ बोलने वाले देश के विकास के खिलाफ बोलने वाले गद्दार हैं, क्योंकि सेठ ने कुछ टुकड़े फेंके होंगे, लपक लिए। ये वही भाषा जो आज जो बोल रहे राहुल गांधी कि जो अडानी को ही विकास समझते हैं। अडानी ने नए पोर्ट खोल दिए तो मतलब नया विकास हो गया। मैं इस देश का विकास तब तक नहीं मानूंगा आशीष, यदि मुझे व्यक्तिगत पूछा जाए, जब 81 करोड़ लोग अनाज लेना बंद कर देंगे और 2 टाइम की रोटी खा के सोएंगे, मैं सोचूंगा मेरे देश ने कुछ विकास किया हो। जब मेरे देश के किसान अपने जीवन लीला समाप्त करने के काम बंद कर देंगे, मैं सोचूंगा देश ने विकास किया, कि अब किसान वो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से विचलित होता है मन। दलित जिस दिन सवर्ण के सामने घोड़ी पे बैठ के निकल जाएगा बारात लेके, वो विकास होगा इस देश का। इस देश का विकास ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है। विश्व की तीसरी इकोनॉमी मुझे नहीं बनना यदि मेरे पे विश्व में सबसे ज्यादा कर्जदार देश में बनूं। 200 लाख करोड़ का कर्ज लेके कोई भी बोलेगा मैं बड़ी इकोनॉमी हूं। उधारी लेके घी पीने का काम नहीं करना है। सूखी रोटी खाएंगे लेकिन अपनी कीमत की खाएंगे और बगैर कर्जे की खाएंगे। ये वो देश है। ये देश किसी नरेंद्र मोदी या किसी अमित शाह या किसी कांग्रेस के किसी नेता ने या किसी भी नेता ने नहीं बनाया। राजनीतिज्ञों ने ये देश नहीं बनाया। ये देश इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने बनाया। कल अडानी और अंबानी नोटों के बंडल नहीं खाएंगे, खाएंगे अनाज। और नोटों के बंडल लेके, बोरे लेके, 2 कंटेनर नोट लेके, ट्रकों से भर के नोट लेके जरा जाके समुद्र पे खड़ा कर दे, बनता है पोर्ट में देखता हूं। पोर्ट बनाने के लिए इन्हीं बिहारी भाइयों का पसीना, खून पसीना एक हुआ है। विकास वो है। सही कहा उन्होंने, जिनके लिए विकास ही अडानी अंबानी है। जो अंबानी के किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते समय कहते कि ऐसा तो विदेश में भी नहीं देखा गया, बजाओ ताली, बजाओ थाली। इतना बड़ा काम कर दिया है। ये राहुल ने जो ये जमीन वाला मामला उठाया, ये मिसाइल थी, बाकी बम थे, ये मिसाइल थी। मिसाइल कैसे बिल्कुल थी? मिसाइल थी। ये भागलपुर से धारावी
ये मिसाइल लॉन्च हुई भागलपुर से, गिरी धारावी में, और धारावी बिहार से जुड़ता है। धारावी में उत्तर भारतीय बहुत है, उत्तर प्रदेश के, हाँ, बिहार के, उड़िया बहुत लोग हैं, क्योंकि जितने मुंबई में आए स्ट्रगल करने वाले लोग, उनके लिए धारावी ही एक बड़ी झोपड़पट्टी थी, जिसमें लोग बसे, जिसमें लोगों ने ये किया। मतलब मैं यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी, जितना डायमंड का ट्रेड नहीं देता होगा, इतना अकेला जीडीपी में कंट्रीब्यूशन धारावी का है। धारावी क्योंकि धारावी में हर छोटे घर में भी उद्योग है, हर छोटे घर में पैसा कमाते हैं, सरकार पे नहीं रहते, भूखे अनाज पे नहीं है धारावी, सरकार को देती है धारावी। जो धारावी सरकार को देती है, उस धारावी को ही इन्होंने उद्योगपति को दे दिया, दे दिया। और ये आरोप इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय में केस पेंडिंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने एस्ट्रो अकाउंट खुलवा के धारावी के सारे अकाउंट पैसे उसमें जमा होने के लिए बोला है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा गड़बड़ तो हुई है, गड़बड़ तो हुई है। अडानी सेठ को मैनेज करने के लिए क्या क्या नहीं पापड़ बेले, सरकारें गिरानी पड़ी, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरानी पड़ी अडानी को एडजस्ट करने के लिए। ये मिसाइल बड़ी मारक है, ये नई मिसाइल डेवलप हुई है, 2000 किलोमीटर दूर तक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, क्योंकि भागलपुर सतह मतलब जमीन, भागलपुर से धारावी की दूरी है 2000 किलोमीटर, 1980 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दूर भागलपुर से धारावी सतह से सतह तक, सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल आज चलाई है राहुल गांधी ने। नेक्स्ट क्लिप। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, बिहार के बहुत सारे युवा अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो। ये आकर के देखिए कितनी बेशर्मी है, मतलब उसके लिए तो कोई अंतहीन बेशर्मी हो चुकी है कि बिहार में आकर के एक बार यूपी में पकौड़ा तलवाए थे कि पकौड़ा तलना रोजगार है, बिहार में कहे रील बना रहे हो रोजगार। अरे रील बना रहा है, उसमें क्या योगदान? आज राहुल ने बहुत सही कहा कि ये पैसा जो है छाप तो रहा है जियो वाला मालिक, भाई एक रील बना रहा है, रील बना रहा है, रील दिखा रहा है जियो, डाटा यूज हो रहा है जियो का, रिचार्ज कर रहा है बिहारी, पैसा दे रहा है बिहारी। मतलब अपने बच्चों का क्या मार्केटिंग करती है लोग। रील बनाओ, रील, क्रिएटिविटी दिखाओ, आपका भला होगा। ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने वाले आते हैं ना आशीष जी, जब आपके पास गाड़ी होगी तो वो गाड़ी का इंश्योरेंस ले लो, दूसरे महीने से आपको चालू हो जाता है कि 11 महीने बाद आपका इंश्योरेंस खत्म होने वाला है, तब से आपको आना शुरू हो जाता है। वो सब आके आपको बताते हैं कि हम कितना बढ़िया पैकेज दे रहे हैं और आपके कितना फायदा है इसमें। आपको लगता है वो मूर्ख है, सारा काम धंधा छोड़ के आपके पीछे लगा है बताने के लिए। वो इसलिए बताता है कि उसको आपको इंश्योरेंस बेचना है। नरेंद्र मोदी जी ने रील की बात करके शादी में क्यों गए, इसका भी जवाब इसी में मिल जाता है। मालिक के घर शादी होगी तो नौकर नहीं जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग नहीं जाएगा क्या? भाई कल अपने यहाँ शादी हो घर में आशीष जी, तो क्या हम नहीं आएंगे शादी में? क्या हमारे वीडियो एडिटर नहीं आएंगे? सभी आएंगे, सब कहेंगे कि सर के यहाँ शादी है, जाना है। तो अब कभी कभी मुझे राहुल जी पे भी दया आती है, दोनों तरफ से बात करते हैं। जब राहुल जी को मालूम है कि मार्केटिंग मैनेजर है उनका ये, फिर भी पूछते क्यों गए? मालिक क्या नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे आशीष जी? कहां जाएंगे? कल मालिक ने निकाल दिया तो नौकरी से। चलिए, इसलिए डाटा पे बहुत बढ़िया कहा कि कमाता कौन है। देखिए जब से डाटा की बात हुई तब से पहली बार ये राहुल ने एंगल जोड़ा, नया एंगल था ये। मतलब हमने भी इस पे इतना डिस्कशन किया, लेकिन उसके अंबानी का फायदा होगा ये हमने भी नहीं सोचा। बहुत सही मारा है कि तुम नहीं कमा रहे हो, कोई और कमा रहा भाई।
अरे रील से क्या मिलता है? वही बात है कि हम उस चर्चा पे आएंगे तो दूसरे तरफ चले जाएंगे। रील से 1 मिलियन व्यू पर एक समोसा चाय की व्यवस्था मुश्किल से होगी। और मतलब वही है ना कि जो बोलने में कुछ जाता नहीं, रील से 1 मिलियन व्यू आए तो एक चाय समोसा की अरे व्यवस्था होगी, भाई शायद अगर कोई मेहमान आ जाए चाय समोसा ये 4 मेहमान को ना हो आप पाए 1 मिलियन व्यू। आपको नहीं समझेगा। एक तो एक आप अनपढ़ है आशीष जी, पता नहीं कहाँ से डिग्री लिए हो, कौन सा मैथमेटिक्स आपको आता है। आप कभी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री ले लीजिए, उसमें जो मैथ सिखाया जाता है उसमें ये सारा पैसा दिखता है, जो आपको नहीं दिखता है, आपका दोष है। सही मैं तो बात है 2 बार ये। गया था, हम्म, किसी ने बोला कि इस उम्र में 60 क्रॉस कर चुके हो, फिर भी आपको करना है क्या एजुकेशन? मैं एंटायर पॉलिटिकल साइंस लेना है साहब मुझे। नहीं बोले साहब उसमें नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो एक ही बार कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था एक ही आदमी के लिए, और डिग्री भी इतनी छुपा के दी है, आप बोलोगे तो आपको जेल हो जाएगी, डिग्री मांगोगे तो। डिग्री मांगना की बात है। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एक पीरियड मैथमेटिक्स का है, हम्म, उसमें ये सब बताया जाता है, उसमें हम्म, कैलकुलेशन है। तो मोदी जी ने सही कहा। चलिए अगली क्लिप प्ले करिए। कि ये जो संविधान है, जो भी आपको मिला है आज तक, हिंदुस्तान के गरीब, किसान, मजदूर, जो भी आपको मिला है, चाहे वोट मिला, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिली, वो इसके कारण मिला है। और इस पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है, इस पर आरएसएस आक्रमण कर रहे हैं। जब वोट चोरी करते हैं तो ये इस पर आक्रमण करते हैं, अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण करते हैं। जब ये हिंदुस्तान की किसी संस्था को खोखला करते हैं, जब ये वाइस चांसलर को आरएसएस के आदमी के हाथ में दे देते हैं, तो ये संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, संविधान की हम रक्षा करेंगे और इसको कोई नहीं खत्म कर सकता है। एक और इसी के साथ इसके साथ एक और सुना दीजिए कि अटैक तो कर ही रहे हैं संविधान पर, एक और, क्योंकि वक्त थोड़ा जल्दी जल्दी क्लिप सुना करके रिएक्शन ले। हाँ, आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते, अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी, किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। चलिए एक और लास्ट कर दीजिए, 10वां, फिर फाइनल रिएक्शन एक साथ। 10वां। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, ट्यूशन होता है, प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, बिना पैसे यहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। मगर जितनी भी पढ़ाई वो कर ले, अंत में पेपर लीक होता है। होता ही नहीं होता है? अंत में चुने हुए लोगों को एग्जाम से 1-2 दिन पहले एग्जाम का पेपर मिल जाता है। आप किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए, बिहार के शिक्षा के सिस्टम के बारे में पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे बिहार में तो पेपर लीक होता है, बिहार में सही शिक्षा नहीं मिल सकती। 3 एक साथ हो गए अभी भी, लेकिन 9 ही हुए हैं। तो अब यहीं हाँ, पर लेते हैं, 10वां फिर लेंगे। हाँ भाऊ। देखिए आशीष जी, उन्होंने संविधान की बात करी तो मतदाता अधिकार यात्रा से तो उन्होंने ये परसेप्शन अब गांव-गांव पहुंच गया है कि मत चोरी होती है। एसआईआर का जो प्रकोप हुआ बिहार में, तो बिहार की जनता ने कुछ झेला है एसआईआर को। उनको पता है कि कैसे जीवित लोग मृत बताए गए हैं, मृत लोग जीवित बताए गए हैं, कैसे लोग सिस्टमैटिकली उनके नाम ड्रॉप किए गए हैं। ये तथाकथित बीएलओ कोई नहीं, फ्रॉड है, कोई बीएलओ नहीं आता। ये जीवंत उदाहरण आपके सामने है। तो ये तो राहुल गांधी ने बताया कि ये संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब आइए आपको वो जो बिहार का जो उसके ऑलरेडी हम बोल चुके हैं उस धारावी वाले मसले पे, लेकिन धारावी पे मैं एक और बताना चाहूंगा
कि जो करोड़ों की जमीन सिर्फ धारावी की नहीं है, वो हम्म, धारावी का डेवलपमेंट चालू होने के पहले जो लोगों को सेटल किया जाएगा कुछ देर के लिए बाहर, उसके लिए करोड़ों रुपए की जमीन, अब्जों रुपए की जमीन, एक एक हजार करोड़ की जमीन अडानी को दान दी जाती है। बड़ी बड़ी जमीन, सरकारी जमीन है, ये बड़ी सिस्टमेटिकली चल रहा है। वो एक है। अब वो आते हैं पेपर लीक पे। वाकई पेपर लीक ऐसा मसला है जो आम विद्यार्थी, जो गरीब घर का है, जिसके पास पेपर खरीदने के लिए पैसे नहीं, बड़े मुश्किल से जोड़ तोड़ करके वो अपनी फीस भरता है, एग्जाम के पैसे भरता है, पेपर देता है और पेपर लीक होता है। ये पेपर लीक सिर्फ एग्जाम का नहीं, ये पेपर लीक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है। बिहार में सालों से रिक्रूटमेंट नहीं होता क्योंकि रिक्रूटमेंट के लिए पेपर लीक होता है, उस पर एसआईटी बैठ जाती है, फिर वो मामला रफा दफा हो जाता है, फिर नई एग्जाम अनाउंस होती है 8 महीने बाद। लोगों की उम्र निकल गई जॉब की, सरकारी जॉब की, लेकिन पेपर लीक होना रुका नहीं। ये कौन करता है, कौन माफिया है? बगैर सरकार का अंदरूनी कोई एक, जब तक सिस्टम उसके साथ नहीं है, पेपर लीक नहीं हो सकता। ये सीधा विद्यार्थियों को दिल में हाथ डाला राहुल गांधी ने, युवाओं के। 20 साल से कोई, अब भाई चाचा जी को तो कोई बोलने के लिए नहीं, नीतीश चाचा को तो कोई बोलने के लिए नहीं है कि तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर। 20 साल से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है ना। अब वो पेपर लीक 20 साल तक रोक पाए क्या? फिर 5 साल क्यों दे और उनको? बीजेपी के साथ भी सत्ता में रहे, बीजेपी के बगैर भी सत्ता में रहे, नहीं रोक पाए ना। तो एक तो पक्का है कि नीतीश कुमार के रहते पेपर लीक नहीं रुकेगा, तो नीतीश कुमार को हटाओ। ये मैसेज है। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा चुनावी, मतलब राहुल ने आज जितना भी बोला है वो सारे इश्यूज, चुनावी मुद्दे हैं बिहार के लिए। हाँ, वैलिड मुद्दे हैं, उन्होंने बिल्कुल, हाँ। उन्होंने गोधरा नहीं कहा, उन्होंने सावरकर नहीं कहा, उन्होंने संघ पहले अंग्रेजों के साथ दिया था विश्व युद्ध में और अंग्रेजों के साथ है, ये नहीं कहा। गांधी के हत्यारों का तथाकथित संघ से संबंध है ऐसा बोला जाता है, ये भी नहीं कहा। वो इधर उधर भटके ही नहीं। बिहार में चुनाव है, बिहार की बात नहीं करेंगे, बिहार का रोड मैप नहीं बताएंगे, बिहार के जो मतदाता है उनको कष्ट जितने हो रहे हैं, उनको यदि आप शब्द नहीं दे पाए उनके वेदनाओं को, तो फिर आप काहे के नेता भाई? उलूल जुलूल ऐसा लाल टॉर्च चाहिए कि लालटेन चाहिए? अरे लालटेन तो आज भी काम करता है, बिजली गई तो। और वो लालटेन चलाने के लिए या टॉर्च चलाने के लिए पंजा चाहिए, लेकिन कमल किसको चाहिए? या 2 टाइम की रोटी के लाले बिना भोजन ना भजन हो गोपाला। जब भजन वजन करेंगे तब हम कमल देंगे। अरे जो छठ पर्व, जो सबसे बड़ा पर्व है, उसमें फल फ्रूट, उसमें गन्ने, सबको जगह है, दूध पानी सबको जगह है, कमल उसमें भी नहीं है। बिहार में कमल नहीं चाहिए। बिहार में बिहार के हाथ को हाथ पकड़ने वाला मजबूत हाथ चाहिए। बिहार का जो लालटेन है वो कोई बैकवर्ड की निशानी नहीं, वो लालटेन तुमको दिशा दर्शाता है। हाँ, वो प्रकाश का द्योतक है। हाँ, रोशनी का प्रतीक। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तमसो मा ज्योतिर्गमय, प्रकाश से अंधेरा दूर होता है। उस प्रकाश का द्योतक आज भी कंदील है, दिया है, वही कैसे आता है? आज मैं पूछता हूं प्रधानमंत्री को, काहे अयोध्या में दिए जलाते हो? हाँ, मोबाइल क्यों नहीं जलाते हो? हेलोजन जलाओ, मोबाइल जलाओ, दिए कहाँ मोबाइल जलाते हो? जलाओ ना, 80 लाख मोबाइल जलाए हैं। ये बहुत ही छिछोरापन है इतने बड़े आदमी को ऐसी बातें करना।
बिल्कुल, जहां भी आज भी लिखा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऊपर एक दिया जलता है, वहां हैलोजन नहीं जलता ना, ट्यूबलाइट आज तक लगाई गई ना, एडिसन का बल्ब लगाया गया। एक आखिरी क्लिप बची है, 10वीं अभी बची है, चलाइए। पहले मैंने टीवी पे देखा, एक तरफ यमुना, फोटो देखी आपने, वो देखी, एक तरफ यमुना, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। नरेंद्र मोदी जी के लिए साफ पानी आएगा, पाइप में तालाब बनाया जाएगा, मोदी जी ड्रामा करेंगे। ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और जैसे लोगों को वो पाइप दिख गया, नरेंद्र मोदी कहते मैं तो नहीं जाऊंगा। आज ही सारा तो इतना डिटेल में बता दिया जिस पे 2 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं आप। तो ये उन्होंने सही कहा कि एक नाटक, और उन्होंने कहा कि ये साफ सुथरा पानी, मिनरल वाटर, ये तमाम चीजें जो है, सूट बूट, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, ये इन लोगों के लिए है, और आम जनता के लिए आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी चीजें खरीदो, और आप विदेशी मोटर में घूमो, हम स्वदेशी चश्मा पहने, आप विदेशी चश्मा पहने, और 100 चूहे खा के बिल्ली हज हो जाती है, और हम उनका स्वागत करते हैं एयरपोर्ट पे कि हज से आ गए। तो राहुल गांधी ने इतना डिटेल में बता दिया कि 2 भारत है, उसे गंदे पानी में पैर रखने को जगह नहीं थी, श्रद्धा से लोग गए थे। और वो जो नौटंकी का मंचन था, सूप ऊप लेके वो जो होने वाला था, अर्धा देते, वो नाटक शुरू होने के पहले पर्दा गिरा दिया लोगों ने। धन्यवाद सारे यूट्यूबर्स को। नहीं तो तिहाड़ी वाला जो पत्रकार था, वो तो बस बाकायदा बता रहा था कि कितना अच्छा मतलब रेखा गुप्ता जी के साथ चल के बता रहा था वो। और रेखा गुप्ता जी को भी अभी राजनीति में बहुत परिपक्व होना है। अभी वो एक रबर स्टैंप नुमा मुख्यमंत्री है, तो अभी उनको बहुत सीखना है। बहुत जल्दी कर ली उन्होंने ये पूरा ड्रामा खेलने की, उसमें सिर्फ बदनामी हुई। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मतलब ये भाषण वाकई आई ओपनर है बीजेपी के लिए भी। अब इसका तोड़ क्या लाते हैं देखेंगे, क्योंकि इसमें और बहुत झूठ परसेंगे। तोड़ कुछ नहीं है, मैं बता देता हूँ चलते चलते तोड़ क्या है। ये जो है मिसलीड करने में, तोड़ने मरोड़ने में, प्रोपोगेंडा फैलाने में माहिर हैं। मैं चलते चलते वही बताने वाला था, भाव ने उसको उस बात को कही दिया चर्चा में। अब ये जो कहा राहुल गांधी ने कि नौटंकी करते छठ में डुबकी लगाने का, रख देने का, और भाव ने भी कहा वो मोदी के लिए, मोदी नौटंकी करते। अब भाजपाई पूरा आईटी सेल लगा हुआ इस भाषण में, कुछ नहीं पाए क्योंकि कोई जवाब नहीं है। मोदी ट्रंप से डरते हैं, मोदी ट्रंप का नाम नहीं लेते, कोई जवाब नहीं है। तो कह रहे हैं छठ महापर्व का अपमान, छठ को नाटक बता रहे हैं। वैसे ही जैसे संसद में कहा था
कि हिंदुत्व को गाली दी, छठ को हिंदुत्व नहीं। छठ में मैं तो बता दूं, छठ में मेरी तो परम आस्था है, और मैं इस बात को कह रहा हूं कि मोदी नौटंकी करने जा रहे थे। हाँ बिल्कुल छठ नहीं नौटंकी, मोदी नौटंकी। ये गौर से सुनिए, हमारे आस्था पर और एक बात और, बिहार के लोग और जिनकी भी छठ मैया में, छठ महापर्व में आस्था है, उनके लिए मैं कहता हूं, दूर से लोग नहीं जानते लेकिन मेरे करीब जो भी संबंध है, जो भी जैसे भाऊ हैं, भाऊ बड़े भाई जैसे हैं, सभी लोग जो है, सबको पता है कि मैं छठ मनाता हूं। और इस बार छठ में भाऊ मेरे साथ थे, सुबह 4 बजे 5 बजे घर पे पहुंच गए थे। छठ में, छठ के नाम पर या छठ की आस्था के नाम पर अगर कोई इवेंट कर रहा है तो उस आस्था का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं है, जो अपमान करते करते नरेंद्र मोदी का पर्दा गिर गया क्योंकि पाइप दिख गया, क्योंकि वो यमुना से अलग नकली यमुना बनाया था, वो पकड़ा गया। ये अपमान है बिहार के लोगों, बार बार कहता हूं, और जिन्हें भी पूरी दुनिया में, जिन्हें भी छठ माता में, छठ महापर्व में है आस्था, उन सबको कहता हूं इससे बड़ा अपमान नहीं। क्या हमारी आस्था का खिलवाड़ करोगे? अलग से आरओ का पानी ला करके उसमें डुबकी लगा करके हमें झांसा दे दोगे? नहीं, ना ना ना, झांसा नहीं देने पाओगे। और आज 10 क्लिप हमने दिखाया है, ये 10 क्लिप 10 दिशाओं से एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, आप जो कहिए, इतना दाग दिया है। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता है कि झूठ के बादलों को और गहरा कर दो। लेकिन बिहार है ये, मुझे उम्मीद है कि झूठ के बादलों को, वो जो सीडिंग करेंगे ना, अभी किया था ना क्लाउड सीडिंग, अब वो भी फेल हो गया। अब झूठ की सीडिंग होगी। वो क्लाउड सीडिंग भी फेल हुई थी, ये झूठ की सीडिंग भी फेल होगी। बिहार में फेल होगी झूठ की सीडिंग। झूठ से वोटों की बारिश नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। झूठ से वोटों की बारिश नहीं होगी, फिर ये सीडिंग फेल हो जाएगी। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।